इन फॉर नीतीश, तो नीतीश फैक्टर हमेशा से बिहार के राज्य भरोसा बिहार के लोगों का टूटा था कांग्रेस से, लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद को इसीलिए लाया, उन्होंने कहा कि मैंने जो वोट किया है उसी की सरकार बनेगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा किसकी सरकार बनती है 14 तारीख को। ये हालांकि आश्चर्य हुआ था कि प्रशांत किशोर ने अपने पत्ते कैसे खोल दिए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप। और आपको पता है कि बिहार में चुनाव हो रहा है। पहले चरण का मतदान हो गया है, दूसरे चरण का मतदान जो है कल होगा। कई ऐसे फैक्टर हैं, किसके फैक्टर पर कौन सा फैक्टर भारी पड़ रहा है, सारी बातचीत हम बाबा से करेंगे और जानेंगे। बाबा क्या कुछ कहिएगा। मतदान, दूसरे चरण का जो मतदान है वो होना है कल, उसको लेकर मतदान होंगे, लेकिन कई ऐसे फैक्टर हैं, किसके फैक्टर पर कौन फैक्टर भारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटा से भी कम समय बचा है जब 243 जो सीटें हैं, प्रतिनिधि हैं, बिल्कुल उनके भाग्य का कौन बनेंगे विधायक ये तय हो जाएगा। बिल्कुल। और बिहार की जनता ने आधे लोगों को तो विधायक बना दिया है, बिल्कुल आधे लोग बचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार के चुनाव में वो कौन सा फैक्टर था जिस फैक्टर को लेकर के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अब तक के आजादी के बाद से सारे रिकॉर्ड बिहार के लोगों ने ब्रेक किया, तोड़ दिया। बिल्कुल। इसके पीछे की रणनीति, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या बिहार के लोगों ने राजनीतिक रूप से और अधिक जागरूकता आ गई है बिहार के लोगों में, या फिर बिहार के लोग परिवर्तन के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल। या 2023 में जो जातीय गणना हुई उसके बाद से लोगों में जगा कि उनके समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बिल्कुल। कई फैक्टर्स हमारे सामने नजर आए हैं। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से 2024 में भी इस तरह की बातें हो सकती थी, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत के बढ़ने के पीछे कई फैक्टर्स को जोड़ के देखा जा रहा है। एक फैक्टर जो MOI फैक्टर है उसको भी जोड़ के देखा जा रहा है कि मुस्लिम और यादवों ने इस बार तेजस्वी यादव को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया है। बिल्कुल। और एग्रेसिव वोटिंग की है। तो दूसरी तरफ वक्फ बिल को लेकर के जो नाराजगी थी मुसलमान समाज में, उसके विरुद्ध में वोट किया गया है कि तेजस्वी को ला करके और वक्फ बिल कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। बिल्कुल। लेकिन ये दोनों चीजें उतना ज्यादा प्रभावी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये वो फैक्टर है जो सिर्फ एक जगह आकर के टिका हुआ है। लेकिन इसके अलावा कौन सा फैक्टर है? तो हमने MOI का एक और उदाहरण दिया था, आपको याद होगा, महिला और युवा का। ये फैक्टर कुछ हद तक प्रभावी नजर आता है, क्योंकि इस पर चर्चा भी शुरू हो गई है। जितना MOI मुस्लिम यादव पे चर्चा नहीं हो रही है, उससे ज्यादा महिला और यूथ पे चर्चा हो रही है। बिल्कुल। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जब बिहार की सरकार और नीतीश कुमार ने ये सोचा कि महिला और युवाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इन्हीं के बेस पर सारा आगे की राजनीति के साथ साथ बिहार का भविष्य टिका हुआ है। महिलाओं को यदि आप सबल बना देते हैं, उनको आप उनकी क्षमता बढ़ा देते हैं, उनकी क्रय क्षमता बढ़ जाती है, उनको आप मेन स्ट्रीम में ले आकर के खड़ा कर देते हैं, तो वो अपने परिवार के साथ साथ अपने परिवार के बूस्टर को भी, अपने परिवार के आय को भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। इसके लिए उन्होंने एक सोच सामने रखा, जिसका प्रतिफल भी आपको नजर आया कि 1 करोड़ से अधिक महिलाएं जो हैं, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास लाभान्वित हो रही हैं और 10,000 रुपये उनके खाते में डाल करके उनको रोजगार करा। बिल्कुल। दूसरी तरफ युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए एक तरफ नीतीश कुमार सोच ही रहे थे, दूसरी तरफ खेल के मैदान से लेकर के विद्यालय से लेकर के स्किल डेवलपमेंट से लेकर के अलग अलग स्किल सिखाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके अलावे 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने की बात चल रही है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, तो MOI का मतलब 2 है, एक तो मुस्लिम और यादव, दूसरा है महिला और युवा। इसके लिए भी नीतीश कुमार की सरकार ने बहुत कुछ किया है, और तेजस्वी यादव ने भी अपने मैनिफेस्टो में इन बातों को विशेष रूप से तवज्जो दिया है। बिल्कुल। हालांकि तवज्जो देने में थोड़ी सी जल्दबाजी वो कर गए, बिना 1-2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बने हुए हैं और उनकी किरकिरी भी हो रही है। खैर, इन सारी बातों के साथ अगर सरकार उनकी बनती है तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या उनका विजन होगा, ये तो अलग आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सभी जो लालू प्रसाद का MOI समीकरण था, मोदी का और शाह का एक फैक्टर था, उसमें कहीं ना कहीं NP फैक्टर का मतलब समझ रहे हैं, N फॉर नीतीश, तो नीतीश फैक्टर हमेशा से बिहार की राजनीति पर भारी रहा है। और सबसे अनुभवी व्यक्ति के हाथ में आप अक्सर देखे होइएगा
कि लोग अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य देना चाहते हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार उसमें सबसे अव्वल हैं और नीतीश कुमार की सिर्फ ये खासियत नहीं कि सबसे अनुभवी हैं। नीतीश कुमार की इसके अलावे खासियत ये है कि वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। इस देश के नेताओं की अगर लिस्ट बनाई जाए, ईमानदारी के मामले में, सुशासन के मामले में, न्याय के मामले में, तो नीतीश कुमार सबसे ऊपर के पायदान पर बैठे रहते हैं। हाँ। और हर नेता नीतीश कुमार की बड़ाई करता है। बिल्कुल। बेदाग छवि के सबसे ज्यादा सुटेबल और कम शब्द बोल करके ज्यादा काम करने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। बिहार को जिस जगह से निकाल करके उन्होंने लाया, लोगों को उन पर एक भरोसा है। बिल्कुल। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं शुरू से ही बताता आ रहा हूं कि नीतीश कुमार के शासन में लोगों को सुरक्षा महसूस होती है और किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जीवन का सबसे अमूल्य अगर कोई थॉट है, अगर किसी बात पर वो बहुत ज्यादा निश्चिंत रहता है तो वो है भरोसा। बिल्कुल। भरोसा होना और भरोसा टूटना, ये दोनों उतना ही ज्यादा घातक और खतरनाक होता है। भरोसा अगर किसी पर कर लिया आपने तो आप आंख मूंद करके आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन भरोसा टूटता है तो आपको किसी पर भरोसा नहीं होता। जब भरोसा बिहार के लोगों का टूटा था कांग्रेस से, लालू प्रसाद से, लालू प्रसाद को इसीलिए लाया गया था कि वो कांग्रेस जैसी लंबे शासन करने वाली पार्टी को जब वो अराजक होने लगी थी, जब उसमें काम करने की क्षमता कम हुई थी, तो लोगों ने उसे बदलने का काम किया और लालू प्रसाद पर भरोसा किया। लेकिन लालू प्रसाद ने भी भरोसे को कायम नहीं रखा। 20 साल से नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के भरोसे को निश्चित रूप से कायम रखा है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। साफ सुथरी छवि तो है ही, हमने बताया कि सबसे ज्यादा ईमानदार नेता के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा, समाजवादी विचारधारा के हैं और परिवारवाद से बहुत दूर हैं। बिल्कुल। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार को जो लोगों ने पसंद किया है वो 20 साल से लगातार पसंद करते आ रहे हैं। बिल्कुल। मैंने एक बात और कही थी कि पी फैक्टर, और पी फैक्टर से पहले नीतीश कुमार का एन फैक्टर जो है, उसमें लोगों ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का विकल्प खोजने की तलाश करने की कोशिश की। नीतीश कुमार का जब तक विकल्प नहीं मिलता है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, तब तक बिहार की जनता अगर इधर उधर सोचना, मान लेते हैं जैसे आप जाते हैं सुधा का प्रोडक्ट लेते हैं, सुधा का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, अमूल का प्रोडक्ट आ गया, तो अमूल का प्रोडक्ट जब आया तो पहले लोगों ने हिचक दिखाई। बाद में किसी दिन अगर सुधा का प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है तो आप मजबूरी में अमूल लेकर के गए, बिल्कुल, और वो उससे अच्छा लग गया आपको, तो आप उसका यूज करना शुरू करते हैं। फिर सुधा भूल जाते हैं, अमूल को यूज करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर कोई प्रोडक्ट मदर डेयरी का आ गया तो आप क्या कीजिएगा? मदर डेयरी का उस दिन यूज कीजिएगा, वो अच्छा लग गया तो उस पर आइएगा। नीतीश कुमार के सामने कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नजर ही नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार के समकक्ष कोई भी नेता ये खड़ा नहीं है और लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि नीतीश कुमार जैसा काम करेगा और बेहतर काम करेगा। नीतीश कुमार टेस्ट एंड ट्रायल है। अब इसके बाद ये फैक्टर तो है ही, नीतीश कुमार के काम, नीतीश कुमार का सुशासन और नीतीश कुमार ने जो विजन दिया है 5 सालों के लिए, वो पूरा क्रिस्टल क्लियर है कि अगर वो आएंगे तो ये काम करेंगे। बिल्कुल। इसके बाद एक फैक्टर नीतीश कुमार के साथ जुड़ता है, वो है कि उनको 5 पांडवों का साथ मिला हुआ है। किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की है। कल ही हमारी बातचीत हो रही थी 3 बजे सुबह में, जब नमन जी आए, आप भी तो साथ नहीं आए थे। बिल्कुल। उसके बाद नमन जी ने कहा कि नहीं, हम लोग वो कर ही लेते हैं, जब हमारा एक जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत 3 बजे 4 बजे 5 बजे जब भी समय मिले हम लोगों को, तो जो मतदान से पहले प्रचार खत्म होता है, उसके बाद से हम एक एपिसोड करते हैं जिसमें बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा अनुभव क्या है। बिल्कुल। अलग अलग क्षेत्रों में घूमने के बाद, तो वो भी एपिसोड हमने किया। उसी बीच में उन्होंने बताया भी था कि एक तरफ जहां ये मारामारी चल रही थी कि कौन नेता होगा, किसको किया जाएगा, वहीं नीतीश कुमार को अघोषित रूप से घोषित किया गया है। बिल्कुल। आप चिराग पासवान से पूछ लीजिए कौन नेता होगा, तो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार ही रहेंगे। आप चिराग पासवान से पूछ तो लिए, अब जाकर के जरा सा जीतन राम मांझी से पूछ लीजिए, वो तो दोनों हाथ खड़ा करके कि उनके जैसा कोई नहीं, वो तैयार है कि मैं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरा है, कोई विकल्प ही नहीं हमारे पास। तीसरे तरफ उपेंद्र कुशवाहा के पास जाइए तो कहते हैं कि बड़े भाई हैं, जब तक वो है तब तक सोचने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। तो वो भी तैयार है। अब जबकि एक फंसाने की कोशिश विपक्ष कर रहा था नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, बिल्कुल बिल्कुल, तो सीधे सीधे तौर पे अमित शाह ने अंतिम में बयान दे दिया कि भाई आप बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने कहा है कि फैसला तो बिहार के जीते हुए विधायक ही करेंगे और आगे भी वही करेंगे।
ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, बिल्कुल। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है। हम्म, नो वैकेंसी है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। नीतीश कुमार वहां विराजमान थे, हैं और और रहेंगे। रहेंगे भी। हाँ, वहीं प्रधानमंत्री की भी बात उन्होंने कही कि देश में भी कोई वैकेंसी प्रधानमंत्री की कुर्सी की नहीं है, यानी उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया। तो एक फैक्टर जो लोगों के मन में थोड़ा सस्पिशन था भी, वो भी दूर हो गया। दूर हो गया। एन बिल्कुल। फैक्टर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। वोट बढ़ने का कारण ये भी हो सकता है, और सत्ता की चाबी एन फैक्टर के पास रहेगी, क्योंकि अब तक रही है। नीतीश कुमार ने 2005 के बाद से, जब से संभाला है, तब से या मुख्यमंत्री वही रहे हैं, या उन्होंने 9 महीने के लिए मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बनाया हो। चला तो नीतीश कुमार का ही है। बीच में कहीं कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, और किसी की हिम्मत भी नहीं है कि वो कहे कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। विपक्ष में रह करके तेजस्वी यादव ये तो जरूर कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के वो महागठबंधन के उम्मीदवार है, लेकिन नीतीश कुमार जब भी नाम सामने आता है तो सीधे तौर पे कहते हैं कि नीतीश के अलावा कोई नहीं है। बिल्कुल। आपने कांग्रेस का सुना कि नीतीश से उनको कोई दुश्मनी नहीं है। आपने महागठबंधन के किसी भी नेता को सुना क्या कि नीतीश कुमार की कोई बुराई कर रहा है? कोई करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि की फैक्टर तो नीतीश कुमार ही है। लेकिन नीतीश कुमार के की फैक्टर में एक फैक्टर और जुड़ा है, वो है पी फैक्टर, प्रशांत किशोर। हम चाहेंगे कि प्रशांत किशोर की जब बात हम कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर के साथ लंबा समय बिताने वाले राहुल हमारे साथ हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। हम राहुल से भी उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। आपने तो बाकी सब चीजों को देखा है, पहले आपसे मैं जान लेता हूं, उसके बाद मैं राहुल को बुलाऊंगा ये जानकारी लेने के लिए कि पी फैक्टर कितना काम कर रहा है। बिल्कुल। सबसे पहले आप जो पिछले काफी दिनों से संपादक जी के साथ घूम रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आप खुद गए हैं, आपको क्या लगता है कि प्रशांत फैक्टर कितना काम कर रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर की फैक्टर की बात करें तो प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपनी सभाओं में शिक्षा की बात करते हैं जी, लोगों से वो बार बार अपील करते हैं कि इस बार अगर आप वोट देने जाइए तो अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। लालू जी ने आपके बच्चों के लिए क्या किया है, तमाम जो बातचीत है वो लोगों से करते हैं। उनका जो फैक्टर है, कहीं ना कहीं आप अगर देखिएगा तो बिहार में चुनाव के दौरान पहले चरण का जो मतदान हुआ, उसमें जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है 2020 की तुलना में, या फिर आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मतदान जो है वो हुआ है। तो बिहार ने एक रिकॉर्ड तो स्थापित किया ही है। उसके बाद भी हम लोगों ने खबर किया है, आपके साथ बाबा हम लोग किए थे, संपादक नमन मिश्रा सर के साथ। मतलब आपको ये लगता है कि प्रशांत का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, प्रशांत फैक्टर काम कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से प्रवासी मजदूर जो बिहार आए थे पर्व त्योहार में, कहीं ना कहीं वो रुके और वोटिंग किए, तो उससे भी प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। जिस तरीके से महिलाओं को लेकर प्रशांत किशोर बोलते हैं, तो महिलाओं की भी जो भागीदारी है इस चुनाव में पुरुषों की तुलना में ज्यादा देखने को मिली है। जिस तरीके से वीडियो हमने भी ग्राउंड पे बनाया है, जिस तरीके से विजुअल्स ग्राउंड से आए थे स्टूडियो में, आपने भी बाबा देखा है। बिल्कुल, तो ये सब फैक्टर हो सकते हैं प्रशांत किशोर। चलिए उत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि राहुल को हमारे साथ जोड़ा जाए, और राहुल आए और राहुल आकर के बताएं कि उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे हम। बिल्कुल। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लंबे समय से, पिछले 2 महीने से लगातार आप प्रशांत किशोर को वॉच कर रहे हैं, क्योंकि आपका बीट ही प्रशांत किशोर का था। बिल्कुल। और हम भी सोच रहे थे कि प्रशांत किशोर के बारे में जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को लेकर के जितना भी हमारी सोच है, उसमें क्या कुछ हो रहा है। आपने बहुत सारे फीडबैक दिए हैं, उस फीडबैक के आधार पर आज हम आपके साथ बैठे हैं। और इसलिए बैठे हैं कि एक राउंड का मतदान हो चुका है, दूसरे राउंड के मतदान में मात्र 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जो बातें पहले राउंड के मतदान के बाद कह रहे हैं कि वोट बढ़ने का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, लोगों ने आगे आकर के वोट दिया है, क्या प्रशांत फैक्टर्स में काम कर रहा है? बिल्कुल, वह इस चीज को हम नकारा नहीं कर सकते हैं कि इस 2025 का जो विधानसभा चुनाव है बहुत ही एक रोचक मोड़ पर है, और इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रशांत फैक्टर जो है काम कर रहा है, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर हैं जो लंबे समय से बाहर रह रहे हैं और किसी कारणवश त्योहार के समय या नहीं आ पाते थे, अपने परिवार से दूर रहते थे, और जो बिहार की जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो ज्यादातर अपने बच्चों के हित के, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने एक बात कही है कि इस बार जब आप मतदान करें तो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए करें, उनके उनके भविष्य के लिए करें। तो ये फैक्ट सबके दिमाग में कहीं ना कहीं हिंट कर रहा है कि चलिए हमारा तो जीवन कैसे भी यापन हो गया, इस बार जब हम वोट करेंगे तो अपने बच्चों के लिए करेंगे। ये फैक्ट एक अच्छा मैसेज जा रहा है बिहार की जनता। बिल्कुल राहुल, आप जो बात कर रहे हैं मैं उस बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन जो प्रवासी मजदूरों की बात है, जो मेरी जानकारी है और मैंने जिस पर काफी लोगों से बातचीत भी किया है, पिछले 7-8 महीने से लगातार मैं इस पर
चर्चा कर रहा हूँ और जी। मैंने सबसे पहले इसको ब्रेक भी किया था जी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, जिस स्ट्रेटजी के तहत जी प्रवासी बिहारियों से जाकर के बिहार के जो बड़े बड़े नेता हैं वो जाकर के मिल रहे थे, एक बंच बना करके, जी। एक टुकड़ी बना करके लोगों से मिलना, उनका डाटा कलेक्ट करना, और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी पहले से कर जी। रही थी कि प्रवासी बिहारी छठ के समय में आएंगे। और मैंने ये गारंटी के साथ कहा था कि जी। छठ के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले जी। या 4 दिन बाद वोटिंग का टाइम रखा जाएगा, और बिल्कुल वही हुआ। जी बिल्कुल छठ खत्म हुआ, 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आपने देखा कि वोटिंग हुई, और दूसरा वोटिंग जो है 10 दिन के बाद, करीब 9 दिन के बाद हो रही है। जी अब इसमें एक बात तो तय है कि एक तरफ प्रशांत किशोर जिन्होंने ये एश्योर किया है, उन्होंने स्मार्ट जॉब कार्ड भी बांटा है, जी उन्होंने एश्योर किया है उन प्रवासी मजदूरों को कि अगर आप बिहार आते हैं छठ में तो आपको मैं जाने नहीं दूंगा। जाने 14 नहीं। तारीख को मेरी सरकार आ रही है और बिल्कुल। मैं आपको बिहार में ही 10 से जितने का- 15,000 की बिल्कुल नौकरी। जितने का नौकरी वहां आप करते थे जी। लगभग उतने की नौकरी मैं आपको बिहार में जी दूंगा। ये गारंटी उन्होंने दी थी, एक बात उन्होंने कहा था, वादा किया था। जी हालांकि प्रशांत किशोर के बारे में मैं एक बात निश्चित रूप से इस बात का मैं उनका मुरीद भी हूँ जी कि प्रशांत किशोर ने बार बार ये बात जो कही है उस पर वो अमल भी किए हैं। कई ऐसे बिल्कुल। मुद्दे हैं जिस पर अमल उन्होंने किया है। हालांकि कुछ जगह पर वो ट्रैक से थोड़ा ट्रैक लूज भी कर जाते हैं, जी लेकिन इस बार जो बिहार में पिछले 3, साढ़े 3, 4 सालों से वो लगातार जमीन पे घूम रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हेलीकॉप्टर यात्रा वो नहीं करेंगे। जी आज भी सड़क के मार्ग से ही लोगों बिल्कुल। से और अधिकांश लोगों से वो कनेक्ट होते हैं। जी तो ये एक फैक्टर तो जरूर है। मैं भी इस बात की तरफ निश्चित रूप से इंतजार कर रहा हूँ 14 तारीख का कि जब रिजल्ट हमारे सामने आएगा तो प्रशांत फैक्टर उसमें कितना काम करता है। लेकिन प्रशांत फैक्टर निश्चित रूप से काम कर रहा है। यह फैक्टर वैसा नहीं है जैसा 2020 में काम किया, जो मैं समझ रहा हूँ। बाकी बिल्कुल। के लोग क्या अपना विश्लेषण करते हैं, क्या समझ रहे हैं, नहीं बाबा जानता हूं। कल की एक हम आपको बात बता जी। दें, आपने प्रवासी मजदूर की बात की, तो कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, हम भी ग्राउंड लेवल पर थे। वहां से एक हमसे प्रवासी मजदूर मिला, युवा ही था, जी 20 से 25 साल की उम्र थी। उससे जब हमारी बात हुई तो वो थोड़ा भावुक हो गया था और उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि सर ऐसा हम छठ के समय घर नहीं आ पाए थे, क्योंकि मैं बेंगलोर में वेल्डिंग का काम करता हूं, तो मुझे नहीं आ पाया क्योंकि ट्रेन में आने के लिए सुविधा नहीं मिल रही। लेकिन चुनाव के बाद मैं चुनाव के बीतने के बाद से 5 दिन बाद अपने 5-6 दोस्तों के साथ केवल बिहार में वोट करने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर बिहार में प्रशांत किशोर जीतेंगे तो मुझे 10-15 हजार की नौकरी करने के लिए बिहार से नहीं जाना पड़ेगा। उसने एकदम एक बात अपनी भावुकता में कही और उसे उम्मीद है कि बिहार में प्रशांत किशोर की सरकार 14 नवंबर को बनेगी। निश्चित रूप से आप बिल्कुल ही वाजिब बात कर रहे हैं। अगर भारत लाइव के दर्शकों को याद होगा तो मैंने एक बात कही थी जब मैं इस पर पूरी रिपोर्ट पेश कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का प्लान बनाया है और अलग अलग राज्यों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं अपनी टीम के साथ जाते हैं और वहाँ प्रवासी मजदूरों से, प्रवासी लोगों से मिलते हैं और पूछते हैं कि उनका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, उनकी समस्या क्या है, उनको क्या महसूस हो रहा है। उसमें से कई लोगों ने मुझे फोन किया था, सैकड़ों फोन मेरे पास आए थे। जब मैंने इस पर लोगों से बात करने, संपर्क करने की कोशिश की तो विभिन्न लोगों ने, चूंकि मेरे पास अक्सर फोन आते रहते हैं मेरी खबरों को लेकर के, मेरे विचारों को लेकर के, उनमें से कई लोगों ने मुझे फोन करके बताया था कि मैं आ तो जरूर रहा हूँ, सरकार सुविधा दे रही है, बस दे रही है, ट्रेनें अधिक खुलेंगी, मैं आऊंगा तो जरूर, वोट भी करूंगा, लेकिन मेरा वोट किसको जाएगा बाबा ये मैं आपको बिहार आकर बताऊंगा। और कई लोगों ने फोन करके बताया भी कि उन्होंने वोट किया है परिवर्तन के लिए, अपने बच्चों के लिए, बिहार के विकास के लिए। मैंने ये पूछने की जहमत भी नहीं उठाई और मेरा अधिकार भी नहीं बनता था क्योंकि मतदान गुप्त होता है। उन्होंने कहा कि मैंने जो वोट किया है उसी की सरकार बनेगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा किसकी सरकार बनती है 14 तारीख को। लेकिन मैं कुछ आंकड़ों के साथ बात करूंगा राहुल जी। आप लगातार जो मॉनिटर कर रहे हैं, भीड़ तो काफी हो रही है बिल्कुल, और हमने देखा भी है कालांतर में कि भीड़ जो है वो वोटर नहीं हो पाते जी बिल्कुल। लेकिन एक आकर्षण जरूर पैदा हुआ है। कल ही संपादक नमन मिश्रा से बातचीत हो रही थी, पूरी टीम जो हमारी 6-7 टीमें जो काम कर रही थी अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग विधानसभाओं में जी। उसने जो फीडबैक दिया है, जो तस्वीरें हमारे पास बन करके आ रही हैं, वो तस्वीरें ये बता रही हैं कि भीड़ तो सभी की रैलियों में हो रही है। चिराग पासवान उतना ही भीड़ ला रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में उतनी ही भीड़ हो रही है, तेजस्वी यादव की सभा में उतनी ही भीड़ हो रही है, और अलग अलग तरीके, अलग अलग जो लोग आ रहे हैं वो भी इस बात की तरफ आप देख लीजिए कि जो कलाकार आ रहे हैं उनसे ज्यादा नेताओं के रैलियों में भीड़ हो रही है। प्रशांत किशोर भी सड़कों पे चलते हैं और सड़कों पे वो भीड़ लेकर के चलते हैं, भीड़ उनको भी हो रही है। एक मैंने जो कहा था उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव के आंकड़े मेरे पास हैं, उन आंकड़ों में इतना तो जरूर है कि प्रशांत किशोर ने एक बात जरूर कर दिया था
कि जब वो आंकड़े हमारे सामने आए थे जी उपचुनाव के, तो मुझे हालांकि आश्चर्य हुआ था जी कि प्रशांत किशोर ने अपने पत्ते कैसे खोल दिए। इन 4 सीटों पे चुनाव लड़कर वो साबित क्या करना चाहते थे। अगर बंद डब्बा हो, रैप किया हुआ हो, तो उत्सुकता ज्यादा होती है कि उसको खोलने की, उसके अंदर क्या है ये लोग देखना चाहते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने आप को 4 सीटों में ही एक्सपोज एक तरह से कर दिया। लोकसभा नहीं लड़े, बहुत अच्छा उन्होंने फैसला लिया, क्योंकि वो आए थे 10 साल में बिहार को बदलने, तो वो फैसला उनका अप्रिशिएबल था। लेकिन 4 सीटों पे लड़े, तो मैंने उस समय भी उनके उस फैसले को लेकर के नाराजगी जाहिर की थी, और मैंने बताया था कि ये फैसला उनका उल्टा पड़ सकता है, जो कि देखने को भी मिला कि उनको फिर से कई फैसले बदलने पड़े, कई फैसले लेने पड़े। उनको एक अस्थायी अध्यक्ष बनाना पड़ा, उनको और भी टीम को अपना सुसज्जित करना पड़ा, कई लोग छोड़े, कई लोग पकड़े, ये तो होता ही रहता है। लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो बेलागंज के उपचुनाव में तीसरे स्थान पर वो रहे, 17,000 के आसपास वोट आया, और उनके इस चुनाव में आने से जो राष्ट्रीय जनता दल का एक गढ़ बना हुआ था वो टूटा, और यहाँ जनता दल यूनाइटेड जीत करके आई। सुरेंद्र यादव अपने पुत्र को नहीं जिता पाए, जो कि बिना किसी हिल हुज्जत के वो घर में बैठ करके चुनाव जीतते थे। दूसरा, रामगढ़ की बात कर लीजिए, यहाँ भी जो एक दबदबा बना हुआ था जगतानंद परिवार का, वो टूटा। सुधाकर सिंह लोकसभा चले गए थे और अपने भाई को जब अजीत सिंह को उतारा उन्होंने, तो वो चुनाव हार गए और यहाँ से जीत हुई। यहाँ भी चौथे स्थान पर जरूर रहे, लेकिन यहाँ बसपा भी एक बड़ा फैक्टर बनी थी, और 65,500 के आसपास वोट आया था। ये सारे वोट मिला करके तीसरे स्थान पर तरारी रहा। यहाँ भी 5500 वोट आया, तीसरे स्थान पर रहे, और इमामगंज में भी तीसरे स्थान पर रहे, जहाँ वोट की संख्या बहुत ज्यादा 37,000 के आसपास वोट आया था। तो आप समझ सकते हैं कि इन सीटों पे इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार तो हार गए, तीसरे स्थान पे आए, क्या इस बार पहले स्थान पे आएंगे, ये एक सवाल जरूर है। इस सवाल के साथ साथ एक सवाल और भी है कि प्रशांत किशोर ने जब अपनी पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, उसके बाद से प्रशांत किशोर में बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं। तो एक फैक्टर तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर हैं। अगर प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं पहले राउंड की वोटिंग बढ़ने के बाद कि ये प्रवासी भारतीयों, प्रवासी बिहारियों के चलते है जो बाहर से आकर के वोट किए हैं, और दूसरी महिलाएं और युवा रोजगार नौकरी चाहते हैं, और महिलाएं चाहती हैं कि उनके बच्चे के जीवन बेहतर हो, इस पर वो वोट कर रही हैं, बदलाव के लिए वोट कर रही हैं। तो निश्चित रूप से देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो सत्ता की चाबी प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के पास होगा। MOI जितना भी अपने आप को कह लें, तेजस्वी यादव कि मेरे पास MOI है, मुस्लिम और यादव है, भारतीय जनता पार्टी ये कह ले कि मेरे पास हिंदुत्व है, महिलाएं हैं नीतीश कुमार की, और इसके साथ साथ यूथ भी मेरे साथ हैं जो 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं। इन MOI वर्सेस MOI में कहीं ना कहीं NP जो है, नीतीश और प्रशांत फैक्टर बहुत ज्यादा असरदार है। और इस बार भी मुझे लग रहा है कि अगर प्रशांत किशोर सही कह रहे हैं, प्रशांत किशोर का आकलन सही है, चूंकि स्ट्रेटजी बनाने के मास्टर कहे जाते हैं, और स्ट्रेटजी जो बनाया उन्होंने उसमें सफल भी रहे हैं, तो प्रशांत किशोर फैक्टर काम करता है, तो निश्चित रूप से वो चाबी जो है सरकार बनाने वाली उनके पास होगी, या नीतीश कुमार के पास तो निश्चित रूप से वो चाबी है जिससे कि सरकार बनेगी। चाहे वो सरकार NDA के साथ बने या इंडिया गठबंधन के साथ बने, जिसके साथ भी सरकार बने, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो इतना उत्साहित है कि उन्हें लगता है कि जैसे उनकी सरकार बन गई, 14 तारीख को शाम होते होते तक शपथ ग्रहण की तैयारी हो जाएगी। क्या होता है ये तो बिहार की जनता तय करेगी। सेकेंड राउंड की वोटिंग से पहले हमने आपको एक नक्शल में बताने की कोशिश की कि बिहार की जनता के मूड क्या है, मिजाज क्या है। किसी भी सेक्टर को जोड़िए, किसी भी फैक्टर को सामने ले आइएगा तो आप नीतीश फैक्टर को उससे अलग नहीं कर सकते, और अब तो प्रशांत फैक्टर को भी आप भुला नहीं सकते। बिल्कुल इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। 122 सीटों का जो वोटिंग होगा, हम पूरे दिन आपको बताते रहेंगे क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, और वोटिंग का प्रतिशत एक अंदाजा जो हमारा है, जो हम आकलन कर रहे हैं कि अभी भी इन 20 जिलों के प्रवासी लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं वोट करने का। वोट करके ही वो अपने घर छोड़ेंगे। ये भी बात मुझे जानकारी जो मिली है, कई प्रवासी, अभी राहुल ने भी बताया कि प्रवासी अभी बैठे हुए हैं, या तो वो छठ में नहीं आ पाए, वो भी पहुंच गए हैं वोट देने के लिए। तो निश्चित रूप से एक फैक्टर तो जरूर है, बाकी आप समझ ही रहे हैं। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि हमारे स्पेशल स्टोरी में बाबा ने स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार के चुनाव में पी फैक्टर काम करने वाला है कि नहीं करने वाला है, ये 14 तारीख को आपको स्पष्ट और इसमें बात मैं ऐड ऑन कर दूंगा जी।
जो मेरा एक और आकलन है, उस आकलन में यदि प्रशांत किशोर जो उपचुनाव में जी 7 से 10% के बीच वोट लेकर आए थे, जी अगर वो लेकर के आते हैं तो 243 सीटों में से वो जो 200 के आसपास सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ एक्यूरेट तो मुझे जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि उनके आंकड़े थोड़ा सा स्पष्ट नहीं मिले जी। मुझे। तो 200 के आसपास जो सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनको 7% से 10% जो कि उनको उपचुनाव में आया था उस तरह के आते हैं, जी तो 1 सीट से लेकर के 5 सीट तक वो जीत सकते हैं। जी अगर इससे ज्यादा यानी 10% से 15-16% तक उनको अगर वोट आता है तो ये सीट का आंकड़ा 10 के ऊपर जा सकता है, 10 के आसपास जा सकता है, 2 सीट कम या बेसी। लेकिन अगर 16%, 17% से ज्यादा और 20% के आसपास ये सीट आती है तो ये मान के चलिए कि 20 के आसपास वो सीटें जीत करके आएंगे। अगर ये ऐसा होता है तो ये मिरेकल होगा, इसमें कोई दो राय बिल्कुल वो ऐसा होने की संभावना भी है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी नहीं। जी तो इसमें जब हमने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था और इस बार के चुनाव में हमारे पास ऑप्शन है, तो हम ऑप्शन के तरफ बढ़ेंगे। निश्चित रूप से जो मैं बात कह रहा हूं कि जी। नीतीश का विकल्प नहीं था, इसलिए नीतीश को ही लोग पसंद कर रहे थे। नीतीश का विकल्प जैसे मिलेगा, जी नीतीश को रिप्लेस करके उस विकल्प पर लोग जी। सोचना शुरू करेंगे। बिल्कुल आप सही कहा। तो जैसा कि आपने हमारे स्पेशल स्टोरी में सुना कि 14 नवंबर को क्या कुछ फैक्टर काम करने वाला है, बाबा के द्वारा आपने जान ही लिया। आपकी अगर कोई राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।